उस रात से यह रात अधिक अंधेरी है ईश्वर। दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, यहाँ तक कि छज्जों और छतों के छिद्रों, यहाँ तक कि मेरी कल्पना की सरहदें भी बंद कर दिए गए हैं, जहां से रोशनी आ सकती थी। वाह। आसमान साफ है, लेकिन चांद सितारे छुपा दिए गए हैं, कहीं किसी गुप्त खोह में। दोस्तों, आज मेरे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं मिथिलेश श्रीवास्तव जी। मिथिलेश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना समय निकाल करके थोड़ा सा समय मुझे दिया है। और अब आपसे हम थोड़ी बातचीत होगी साहित्य और संस्कृति के मसले पर। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस समय मिथिलेश जी टेक्सास यूएसए से हमसे जुड़े हुए हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं जो मेरे पास मौजूद है वो मैं बता दे रहा हूं कि ये इनका जन्म जो है वो 25 जनवरी 1958 को हुआ। हरपुर टेगराही, ये जिला गोपालगंज बिहार में। और वैसे ये रहते हैं दिल्ली में, लेकिन इस समय जो है वो टेक्सास यूएसए में है। ये कवि हैं और लेखक हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर निरंतर ये लेखन करते रहते हैं। मतलब साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर, रंगमंच और समकालीन कला पर भी इनका लेखन निरंतर होता रहता है। और इनका एक जो कविता संग्रह है, कवि का कहा, ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली, हिंदी अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी सरीखे देश भर की अकादमियों और अनेक संस्थानों में उन्होंने कविता पाठ किया है। विदेशों में भी ये कविता पाठ करते रहते हैं। आजकल ये साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच, आप उसे संस्था भी कह सकते हैं, लिखावट के संयोजक हैं। ये लिखावट के मॉडरेटर हैं, और ये YouTube चैनल पर उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में और बात करेंगे कि इनको साहित्य और विचार की संस्था की ओर से जनरली जो है वो लिखावट पर ही कई कवियों से और कई लेखकों से ये निरंतर संवाद कर रहे हैं। और इनका एक कार्यक्रम जो चल रहा है, कविता पाठ, अच्छी कविता से अच्छा कुछ नहीं। इनको रघुवीर सहाय स्मृति कविता पाठ में इन्होंने किया है। और अभी मैं देख रहा था कि इन्होंने गांधी जी पर एक व्याख्यान भी कराया था। ये इसके जो लिखावट के मंच पर जो है वो कवि जो अब तक आ चुके हैं, उसमें राम कुमार कृष्ण, शैलेंद्र शांत, सुभाष राय और कौशल किशोर आ चुके हैं। और अब इनसे हम बातचीत करते हैं। ये इतना परिचय मैंने आपको दिया है, इसमें अगर आप थोड़ा संशोधन करना चाहें मिथिलेश जी तो आप कर सकते हैं। और थोड़ा अपने बारे में और बताइए, मतलब आप जो है वो आपकी यात्रा, आपकी पढ़ाई लिखाई से कहाँ से शुरू हुई, कहाँ आपने पढ़ाई की, और कविता वगैरह और सांस्कृतिक गतिविधियों की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? अरविंद जी नमस्कार, और अपने स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। पहले मैं थोड़ी बुनियादी चीजें साफ करना चाहता हूँ। मेरे 2 कविता संग्रह हैं।
पहले का नाम है किसी उम्मीद की तरह, जो अच्छा 1999 में पंचकूला के आधार प्रकाशन ने छापा था। और दूसरा संग्रह है पुतले पर गुस्सा, जिसे दिल्ली के शिल्पायन प्रकाशन ने छापा है। और जो कवि का कहा है वो नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली ने छापा। दरअसल उसमें मेरे कुछ गद्य लेख हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो हैं रघुवीर सहाय और केदारनाथ सिंह और मंगलेश डबराल से लंबे इंटरव्यूज मैंने अपने साहित्यिक जीवन के शुरुआती दौर में उनसे लंबी लंबी बातें की थी। वो एक प्रोजेक्ट था हिंदी एकेडमी का, दिल्ली के हिंदी एकेडमी का। उन्होंने चाहा था कि अपने समय के बड़े साहित्यकारों के साथ मैं बातचीत करूं, और वो हिंदी एकेडमी की पत्रिका इंद्रप्रस्थ भारती में वो उन इंटरव्यूज को छपना था। तो जो मैंने पहला इंटरव्यू किया वो रघुवीर सहाय के साथ था और वो उसमें छपा। दूसरा इंटरव्यू मैंने केदारनाथ सिंह का किया। तो ये दोनों इंटरव्यूज उनके रघुवीर सहाय की रचना शामिल है। केदारनाथ सिंह ने इस इंटरव्यू को उनकी अपनी किताब मेरे समय के शब्द वो उन्होंने उस इंटरव्यू को शामिल किया है। तो इस किताब में वो 2 इंटरव्यूज उसमें हैं, और रघुवीर सहाय से 2-3 इंटरव्यूज मैंने लंबे लंबे किए, तो वो सब उसमें शामिल है। नेशनल बुक ट्रस्ट को लगा कि हिंदी के समकालीन कवियों को समझने के लिए ये इंटरव्यूज बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो किताब उन्होंने छापी। और अरविंद जी, इस किताब के कई संस्करण छप चुके हैं। ये किताब इतनी बिकी है नेशनल बुक ट्रस्ट। एक इंटरव्यू, लंबा इंटरव्यू मैंने मंगलेश डबराल से किया, वो इंटरव्यू भी इसमें शामिल है। और वो इंटरव्यू मैंने किया था पंकज बिष्ट के आग्रह पर, जो उन दिनों आजकल पत्रिका के संपादक थे। तो उन्होंने एक युवा कविता करके विशेषांक निकाला और उसमें तय हुआ कि एक इंटरव्यू, लंबा इंटरव्यू मंगलेश डबराल के साथ किया जाए। तो वो मैंने किया और वो उसमें छपा। अब वो इंटरव्यू इसमें भी है मेरी किताब में, और मंगलेश डबराल की बातचीत की एक किताब भी छपी है जिसका नाम है उपकथन। तो वो इंटरव्यू उसमें भी छपा है। अब इस क्रम में मंगलेश जी का जिक्र आया तो मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको देता हूँ। वे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, एक कवि के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक मित्र के रूप में, और वर्षों हम साथ साथ रहे और बहुत सारी बातें हमें करनी थी। जब मैं इंडिया लौटता तो वो बातें होनी थी, लेकिन समय पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं है। तो ये मैंने बताई इसलिए कि किताबों के बारे में एक जानकारी लोगों को हो, बहुतों को हो।
जी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, और ये जी बहुत ही मतलब लोगों को पता भी होना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का साक्षात्कार भी जी आपने लिया, और आपके 2 कविता संग्रह भी है। हाँ जी तो हाँ, अब ये बताइए कि जैसे ये तो हो गया आपका, जैसे किताबों के बारे में, और लेकिन मैं जरा यहाँ से शुरू से जानना चाहता हूँ कि जैसे आप जी गोपालगंज में आप का जन्म हुआ, बिहार जी में, पढ़ाई वगैरह आपकी कहाँ पर हुई? अरविंद जी, ऐसा हुआ कि मेरे पिता बिहार सरकार के मुलाजिम थे और उनका तबादला समय समय पर दूसरी जगहों पर हुआ करता था। तो हमारा परिवार उनके साथ ही रहता था, हम लोग सब उन्हीं के साथ रहते थे, और जहां जहां वो जाते हम लोग वहां जाते थे। ब्लॉक लेवल जो प्रशासन है राज्यों का, वो छोटे छोटे कस्बों में है। तो जो बचपन गुजरा वो उन्हीं कस्बों में गुजरा। जैसे बिहार में भोरे एक जगह है, छोटी सी जगह, अब शायद बड़ी हो गई हो, हथुआ। हथुआ तो बड़ी जगह थी क्योंकि वहां हथुआ राज था, एक राजा थे वो हथुआ रजवाड़ा, महाराज। हथुआ महाराज। तो अब वो महाराज तो नहीं रहे, मतलब वो महाराजगिरी नहीं रही, लेकिन वहां उनकी संपत्तियां हैं, जमीन है, किले हैं। तो बचपन में वहां हम रहे। माझी एक जगह है जो मांझी थाना। माझी, जी जी, माझी हाँ में हम मेरे पिताजी पोस्टेड थे सरजू नदी के किनारे, वो माझी। और वहां सरजू नदी पर एक पुल है, माझी हाँ का हाँ, पुल। मांझीपुर। तो केदारनाथ सिंह ने एक कविता है, माझी का पुल। जी। तो वो कविता तो बाद में मैंने पढ़ी, लेकिन उस पुल का एक विराट स्मृति मेरे साथ चलती रही। और जब मैंने केदारनाथ सिंह की कविता माझी का पुल पढ़ा तो वो विराट और विराट हो गया। हम लोग छुट्टियों में अपने गांव चले जाया करते थे। गांव जाने का अभी बड़ा दिलचस्प है। उन दिनों सड़कें नहीं होती थी, और ये कब की बात है, बात है 63-64 से और आगे चलते हैं, तब की सड़कें नहीं थी। जाने का एकमात्र साधन था ट्रेन। तो हम लोग, एक जगह है मीरगंज, वहां से ट्रेन पकड़ते, फिर सिधवलिया एक जगह है, वहां उतरते, और वहां से पैदल 10 किलोमीटर अपने गांव जाते। मेरा गांव जो आपने कहा हरपुर टेंगराही, वो गंडक नदी के किनारे है। आज तो मेरे गांव के बगल से एक नेशनल हाईवे जाता है, तो बड़ा रमणीक जगह वो मेरा गांव हो गया। तो मैंने 4th क्लास तक की पढ़ाई हथुआ में किया। फिर उसके बाद भोरे, ये भोरे कटिया, ये वही इलाका है जहां से मैनेजर पांडे आते हैं, उनका गांव है, मैनेजर पांडे का गांव। गोपेश्वर सिंह भी उसी इलाके से आते हैं, ज्योतिष जोशी भी उसी इलाके से आते हैं। तो लगभग 7वीं तक की पढ़ाई मेरी भोरे और हथुआ में हुई, जो उन दिनों कस्बे थे, थोड़े से लोग, बाजार था,
और सरकारी लोग थे। फिर उसके बाद मेरे पिताजी का तबादला हुआ सिवान। जी। सिवान अब एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट टाउन है। पहले सारण होता था, सारण जिला, उसको छपरा जिला। हाँ, छपरा उसके डिस्ट्रिक्ट टाउन का नाम है। तो सारण जिले को तोड़ के 3 जिलों में बना दिया, गोपालगंज, सिवान और छपरा। तो अब सिवान आ गए। उसके बाद ही वो ये डिस्ट्रिक्ट, नए डिस्ट्रिक्ट में सिवान है। सिवान में मैंने DAV स्कूल 8वीं से लेकर, और स्कूल का वो 10वीं 11वीं तक की पढ़ाई, उस समय जो भी व्यवस्था थी वो किया मैंने। और वहां से मैं चला गया पटना विश्वविद्यालय, इंटरमीडिएट साइंस में, साइंस कॉलेज। उन दिनों बिहार में उसका बड़ा नाम था, मतलब बिहार का वो प्राइम इंस्टीट्यूशन था पटना विश्वविद्यालय। उसी विश्वविद्यालय के छात्र थे लालू प्रसाद यादव, जो बाद में जेपी आंदोलन में आए और बाद में नेता बन गए, सांसद बने, और बहुत सारी गड़बड़ियां भी की, तो वो अलग प्रसंग है। तो साइंस कॉलेज से मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया, मैं साइंस का विद्यार्थी था। अच्छा। और मुझे विज्ञान की चीजें बहुत आकर्षित करती थी। जैसे आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में नहीं आती थी, तो मेरे मन में था कि मैं फिजिक्स को आगे बढ़ाऊंगा, पढ़ूंगा और उसमें मैं काम करूंगा। लेकिन जैसा कि हम लोगों के जैसे परिवारों में होता है, जो हमारी पारिवारिक आर्थिक स्थिति थी वो मुझे फर्दर आगे मेरी पढ़ाई सपोर्ट करने में मुश्किलें आ गई। तो मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया साइंस कॉलेज पटना विश्वविद्यालय से, और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। तो ये तो मेरी एक, जो बच्चे जिनकी पढ़ाई होती है वो है एक एकेडमिक जो पढ़ाई का सिलसिला, वो मैंने आपको बताया। मेरे पिता बड़े जहीन आदमी थे, व्यक्ति थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों के लिए सपने देखते थे। लेकिन उनकी हैसियत नहीं थी कि वो अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करें कि बच्चे उनके सपने को पूरे करें। तो मेरे पिता का सपना मेरे लिए क्या था? बहुत सारी चीजें प्ले करती हैं। जैसे हम लोग कायस्थ हैं, तो कायस्थों में जोर रहता है कि नौकरी मिल जाए। तो अब नौकरी के लिए आप IAS भी बन सकते हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी भी कर सकते हैं। तो मेरे पिता का सपना था कि मैं IAS बनूं, लेकिन वो सब नहीं हुआ। तो ये एकेडमिक जो पढ़ाई की बात होती है, उसके बाद मैं नौकरी करने लगा। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, जो इनफॉर्मल, जो लिटरेरी एजुकेशन मेरा हुआ, उस पर मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं 4थी क्लास में था, यानी कि भोरे में था, तो उस समय मेरे बड़े भाई मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज में अंग्रेजी के छात्र थे, अंग्रेजी भाषा और साहित्य के छात्र थे।
वहां से उन्होंने बीए इंग्लिश ऑनर्स किया, एमए किया। तो वो अंग्रेजी की किताबें तो पढ़नी ही थी, वो तो कोर्स में थी, लेकिन वो कोर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ते थे, जैसे हिंदी की किताबें भी पढ़ते थे, ज्यादातर गद्य साहित्य, कहानी, उपन्यास। तो छुट्टियों में जब वो घर आया करते तो वो किताबें बैग में भर के ले आते और मैं उन किताबों को, उन रंगीन किताबों को, उनके फ्लैप को, उनके कवर को मैं छूता था, सूंघता था, और फिर मैं पन्ने पलटता था, रख देता था। फिर एक दिन अचानक मैं उनको पढ़ने लगा। उसमें सबसे पहले मैंने प्रेमचंद को पढ़ा, कई किताबें थी प्रेमचंद की। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा, हिंदी में पढ़ा। शरद चंद्र को पढ़ा। फिर इसी तरह से बहुत सारी चीजें पढ़ी। फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ा। और पता नहीं मेरे अंदर एक भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति एक रुझान पैदा होने लगा है। मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने कुछ अंग्रेजी की किताबें भी पढ़ी। समझ में तो नहीं आती थी अंग्रेजी की किताबें, लेकिन मैंने पढ़ लिया। विलियम ब्लैक का एक संग्रह कविताओं का था, वो मैंने पढ़ लिया। और देखिए कि आगे चल के वो विलियम ब्लैक की लाइनें, कविता की पंक्तियां मुझे याद रह गई, उनकी कविताओं के शीर्षक याद रह गए। तो वो मेरी पहली साहित्यिक प्रशिक्षण कह लें, या एक रुझान बनाने वाली स्थिति पैदा हुई, जहां से भाषा के प्रति प्रेम जागा, साहित्य के प्रति प्रेम जागा। और वहां से मैं लिखना नहीं शुरू किया, वहां से मैंने भाषा को लेकर के, साहित्य को लेकर के आगे चला। दूसरा जो मुझे एजुकेट किया लिटरेचर में, वो जीवन ने किया। पिता थे, नौकरी थी उनकी, लेकिन इसके बावजूद एक अभावग्रस्त जीवन साथ साथ चल रहा था। अब ये इस अभावग्रस्तता ने, और हम अकेले नहीं थे, तमाम लोग थे जो अभावग्रस्त थे और अपने जीवन को, संघर्ष को बहुत कठिनाई और कड़े मेहनत के साथ, तो वो मैंने जीवन देखा, महसूस किया, जिया, और उससे साहित्य का एक संबंध भी बना। क्योंकि जब बहुत अभावग्रस्तता परेशान करती तो हम कुछ पढ़ने लगते हैं, तो आराम मिलता। तो लगा कि ये तो लिटरेचर तो एक औषधि भी है। तीसरा हुआ कि मेरे गांव में, जैसा गांवी व्यवस्था होती थी उन दिनों, लोग नौकरी के लिए कलकत्ता जाते थे। उन दिनों दिल्ली नहीं आते थे, कलकत्ता जाते थे। ज्यादातर लोग कलकत्ता जाते थे और कलकत्ता में रह जाते थे। तो मैंने अपने गांव में युवा स्त्रियों की दुर्दशा को भी बहुत करीब से देखा। पति चला गया और पीछे अपनी युवा पत्नी को छोड़ गया, और जो परिवार था
वो उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। कई युवा स्त्रियां गांव छोड़ के भाग गई। अब कहाँ गई ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो उन्होंने गांव छोड़ दिया। तो ये भी बड़ा दर्दनाक लगता था कि आखिर ये कहाँ गायब है। गांव के लोग कहते कि वो किसी के साथ भाग गई, और भी गंदे तरीके से कहते कि अपने यार के साथ भाग। ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि कोई औरत या कोई भी व्यक्ति इस तरह से भाग जाए। मुझे ये लगता था कि उसका पति गया और आया नहीं, घर के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये धीरे धीरे मुझे इस रुझान को और गहरा करता गया। हम लोग बड़े संपन्न लोग थे गांव में। गांव में खेती बाड़ी थी, और एक हमारे चाचा थे जो उन्होंने पूरा अपने आप को कृषि कर्म में लगा दिया था। तो गांव के लोग हमारी जमीनों पर जो खेती होती थी, अनाज होता था, गेहूं, धान, तो कई परिवारों का पालन पोषण होता था। तो बड़ा अच्छा लगता था कि हम संपन्न हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक मैंने देखा कि हमारे घर में बंटवारा हो गया। तो पिता तो नौकरी करते थे, एक और चाचा थे वो भी नौकरी करते थे। तो बंटवारे के बाद वो जमीन की जो कृषि व्यवस्था थी हमारी, वो छिन्न भिन्न। तो वहां भी हम अभावग्रस्त हो गए। एक दृश्य गांव में दिखता था उन दिनों कि लोहारगिरी करते थे, बढ़ईगिरी करते थे। तो उनका जो श्रम था वो भी बड़ा मुझे प्रभावित करता था, प्रेरित करता था। तो ये सब चीजें मिलके कहीं ना कहीं मेरे भीतर मेरे कवि को शेप कर रही थी, आकार दे रही थी। और फिर जब मैं स्कूल में था, सिवान में, डीएवी स्कूल में, तो वहां कुछ कुछ लिखना मैंने शुरू किया। तो इस तरह से ये चला। फिर मैं साइंस कॉलेज में जब था तो जेपी आंदोलन शुरू हो गया, छात्र आंदोलन शुरू हो गया। उस आंदोलन पर छात्रों पर इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई। फिर जयप्रकाश नारायण आ गए। फिर हम चले गए गांव गांव जाके भाषण देते थे उसी समय, और लोगों को बताते थे कि ये आंदोलन क्यों जरूरी है। तो इस तरह से एक रचनाकार का मुझे लगता है इवोल्यूशन होता है, उसके अंदर विकास की यात्रा चलती है, और वो यात्रा लगातार चलती रहती है। लगातार वो बदलता रहता है, लगातार उसमें इवोल्यूशन होता है। उसके सामने साहित्य की नई नई चुनौतियां आती हैं। जो आपके अनुभव हैं, उन अनुभवों को भाषा में अभिव्यक्त करने के नए नए रूप, नई नए शिल्प, नई नई प्रतीक, तो ये सब चीजें हमारे उन्हीं अनुभवों से निकलते गए। और आज अब बहुत मुश्किल तो नहीं होती है, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई फॉर्म नहीं मिलता है और वो नहीं लिखा जाता। तो ये एक विकास
जो एकेडमिक और लिटरेरी जो मेरे भीतर जो चीजें आई वो मैंने आपको बताया। मैं उसी क्रम में रघुवीर सहाय से मिला। रघुवीर सहाय से मिला। रघुवीर सहाय मार्क्सवादी नहीं थे, वो अपने आप को मार्क्सवादी नहीं कहते और इसलिए मार्क्सवादियों ने रघुवीर सहाय को की उपेक्षा की, आज भी करते हैं। कोई भी लेखक संगठन रघुवीर सहाय को याद नहीं करता है। तो जब दिल्ली में आ गया तो रघुवीर सहाय से मुलाकात हुई। तो रघुवीर सहाय से एक अपरोक्ष परिचय दिनमान के माध्यम से पटना में ही हो रहा था। दिनमान उन दिनों अंग्रेजी की अच्छी पत्रिकाओं से, जैसे इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये समकक्ष हम लोग मानते थे और दिनमान की भाषा और उसमें यथार्थ की खोज बहुत प्रभावित करती थी और उसको हम लोग पढ़ते थे और बल्कि हम मानते थे कि अगर दिनमान नहीं पढ़ रहे हैं तो हम पिछड़े हुए। तो रघुवीर सहाय से मुलाकात हुई और 2-4 मुलाकातों में यह बात समझ में आई कि कविता सिर्फ अनुभव से नहीं लिखी जा सकती है। कविता सिर्फ अभावग्रस्त जीवन जी लेने से नहीं लिखी जा सकती। कविता लिखने के पीछे आपके अंदर एक लोकतांत्रिक जड़ें होनी चाहिए। कविता लिखने के लिए आपको आपके भीतर सरोकार की चिंगारी होनी चाहिए। तो शायद अरविंद जी, रघुवीर सहाय से मैंने वह सरोकार सीखा और उनकी कविताओं से वो सरोकार लिया। उसके बाद मंगलेश डबराल मिलेंगे। तो मंगलेश डबराल से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इस तरह से एक इवोल्यूशन होता रहा, कविता लिखते रहे। मेरा पहला संग्रह देर से आया, बल्कि आप कहें कि विधिवत शुरुआत ही देर से हुई। मेरी कविताओं को सबसे पहले मंगलेश डबराल ने जनसत्ता में छापा। वहां से कविता मेरी बिल्कुल बदल गई और फिर धीरे धीरे कविता बढ़ती गई और किसी उम्मीद की तरह के नाम से वो संग्रह आया और काफी चर्चित हुआ। अभी आपके प्रोग्राम पर कवि दिलीप रमेश आए थे कल, मैं उनको अभी थोड़ी देर सुन भी रहा था। दिलीप रमेश ने रसियन सेंटर दिल्ली में उसके लोकार्पण का कार्यक्रम दिलीप रमेश ने रखा था। मैं उनका बहुत आभारी रहता हूँ। और उस संग्रह पर बात करने के लिए नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, त्रिपाठी जी और तमाम मंगलेश डबराल और बहुत सारे मित्र आए थे और लोगों ने बातें की मेरे संग्रह पर। संग्रह का ब्लर्ब विष्णु खरे ने लिखा था। तो इस तरह से वो पहला संग्रह आया, फिर दूसरा संग्रह फिर देर से आया, करीब 12-13 साल बाद, जो पुतले पर गुस्सा। इस संग्रह पर भी
चर्चा हुई, बहुत चर्चा हुई। इसमें मैनेजर पांडे और विष्णु खरे और लोग भी थे। इसका दिल्ली में एक राजेंद्र भवन है, तो उसके डायरेक्टर थे डॉक्टर विमल प्रसाद, जो जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और नेपाल में इंडिया के एम्बेसडर भी रहे। तो उन्होंने उसका लोकार्पण आयोजित कराया, जिसमें विष्णु खरे और मैनेजर पांडे इत्यादि कई लोग आए थे और काफी भीड़ थी। तो ये दोनों संग्रह बहुत चर्चित रहे हैं। और इस संग्रह के आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने, मेरे ऊपर एक किताब भी संपादित की, जिसका नाम है भारतीय जनतंत्र और मिथिलेश श्रीवास्तव की कविता। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इस तरह से तो आपका जीवन और आपके अंदर रचनाकार का जो उद्भव हुआ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और काफी कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा जी। तो ये तो हो गई। अब ये बताइए कि अभी जैसे एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि आप बिहार से फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में आपकी गतिविधियां चलती रही काफी दिनों तक जी। अभी आप टेक्सास कैसे पहुंचे हैं? जी जी, टेक्सास आना कोई साहित्यिक यात्रा नहीं है। ये एकदम निजी पारिवारिक यात्रा है। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़े बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली में एक मशहूर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, जो वॉशिंगटन डीसी के साथ है, वहां वो हायर स्टडीज के लिए आए। और जब हायर स्टडीज पूरी हो गई तो फिर वो यहीं सॉफ्टवेयर में काम करने लगे। तो आजकल वो कैलिफोर्निया स्टेट के सिलिकॉन वैली में है, जो सैन फ्रांसिस्को के ठीक बगल में है। और उनसे छोटी मेरी बेटी है, और बेटी ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर वो रांची जाके एमबीए किया और फिर वो हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क आ गई। तो वहां से वो अपना हायर स्टडीज पूरा करके, और वो भी यहीं डलास में है। तो पहले मैं आया तो बेटे के यहाँ रहा 4 महीने, और फिर इनके यहाँ आया। तो अभी मैं डलास में हूँ। अब फिर मैं कैलिफोर्निया चला जाऊंगा, सैन फ्रांसिस्को, और फिर वहां से मैं दिल्ली वापस हूँ। अच्छा, ऐसा यूएसए का नियम है कि आप जिस वीजा पर मैं आया हूँ, मैं 6 महीने तक रह सकता हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ आने से एक जी बताएं। जी नहीं, हाँ बताइए। हाँ, यहाँ आने से एक फायदा हुआ कि जो लिखावट है, लिखावट लगभग 35 साल पुरानी संस्था है। वो रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मैंने शुरू किया। वो संस्था लगातार सक्रिय रही, बहुत सारे कार्यक्रम हुए और ज्यादातर कविता को लेकर के यह संस्था सक्रिय है।
तो कोरोना में तो वो सक्रियता बंद हो गई। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ सब सॉफ्टवेयर के लोग हैं, तो इन लोगों की मदद से लिखावट को मैंने ऑनलाइन शुरू कर दिया। तो अभी तो हम सप्ताह में एक प्रोग्राम मैं करता हूँ, 2 तरह का प्रोग्राम कर रहा हूँ इसमें। एक साहित्यिक पत्रिकाओं पर एक प्रोग्राम मैं करता हूँ, जिसको लघु पत्रिका आंदोलन कहते हैं। तो उन पर एक प्रोग्राम मैं करता हूँ और एक कविता पाठ का करता हूँ। तो अभी आप जो कह रहे थे, वो कविता पाठ 30 तारीख को वो रघुवीर सहाय की स्मृति में हम लोग हर साल एक कार्यक्रम करते हैं। 9 दिसंबर उनका जन्म तिथि है और 30 दिसंबर उनकी पुण्यतिथि है। तो हम लोग इस बीच किसी दिन एक प्रोग्राम रघुवीर सहाय के ऊपर करते हैं। तो इस बार हमने 30 दिसंबर को सुबह 10 बजे वो लिखावट पर उनकी स्मृति में एक कविता पाठ रखा है, जिसमें 4 कवि हैं, कौशल किशोर, राम कुमार कृषक और शैलेंद्र शांत और सुभाष राय हैं। सुभाष राय जी। तो ये 4 लोग अपनी कविताओं का पाठ करेंगे और हम लोग उनको याद करेंगे। तो वो 30 तारीख को दिन में 10 बजे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से रखी अपनी बात, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है जी कि कोई भी रचनाकार सार्थक रचनाएं तब तक नहीं दे सकता है जब तक कि उसके अंदर जो है एक तो अनुभव उसका विस्तृत हो और वो लोगों के दुख दर्द को समझता हो, सरोकार हो उसके अंदर जी जी, और लिखने के पीछे एक उद्देश्य भी, मतलब लिखने के पीछे एक उद्देश्य भी। हाँ। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो मैं जरा मतलब समझना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास एक विशाल अनुभव है जी। जो आजकल रचनाएं लिखी जा रही, आजकल जो लोग रचनाएं अपना प्रस्तुत कर रहे हैं जी, उनको आप किस नजरिए से विश्लेषित करते हैं? मैं यह सोचता हूं, जब से फेसबुक उपलब्ध हुआ है, तो फेसबुक के जरिए एक विस्फोट हो गया है। बहुत सारे लोग कविताएं लिख रहे हैं, बहुत सारी कविताएं फेसबुक पर आ रही हैं या सोशल मीडिया के रूप में आ रही हैं। और पहले से मतलब मेरी पीढ़ी, मैं मंगलेश डबराल के बाद की पीढ़ी का हूं, तो मेरी पीढ़ी और आप भी हमारी ही पीढ़ी के हैं, में इतनी रचनाशीलता नहीं दिखाई देती थी जी। लेकिन उसके बाद अचानक एक बाढ़ सी आ गई, एक कविता की बाढ़ सी आ गई। किताबें भी बहुत छप रही हैं, जरूरी नहीं है कि फेसबुक पर है, किताबें भी बहुत छप रही हैं कविता की, और फेसबुक वगैरह तो है ही। तो मैं कविता की क्वालिटी को अभी छोड़ देते हैं, बाद में बात करते हैं। कविता की क्वालिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वांटिटी। आलोचकों का काम बढ़ जाता है,
जब क्वांटिटी बढ़ती है तो आलोचक मुश्किल में पड़ जाते हैं, उसमें से उनको क्वालिटी निकालना है। लेकिन हिंदी आलोचना ऐसी इम्पार्शियल आलोचना नहीं है, उसको इम्पार्शियल होने में बहुत समय लगेगा। गुटबंदियों वाली आलोचना पद्धति अपने यहाँ विकसित होती रही है। तो जो क्वांटिटी आई है, उस क्वांटिटी से दो तीन चीजें, दो तीन निष्कर्ष मुझे मेरे सामने आते हैं। एक, जो हम कहते हैं ना कि लोग हिंदी भाषा छोड़ रहे हैं, हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो वो गलत साबित हो रहा है। यानी कि कविता आप लिख रहे हैं तो आप भाषा के करीब जा रहे हैं, आप में भाषा का संस्कार बढ़ रहा है। मैं इस रूप में इसको देखता हूं। दूसरी बात कि कविता को आप अपनी आइडेंटिटी के रूप में देख रहे हैं। मतलब मैं कवि हूं तो एक आइडेंटिटी मेरी बनती है। तो कविता में लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को देखना शुरू किया है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कविता एक समय में हर मनुष्य लिखता है, और भले ही वो छप ना रहा हो, उसकी कविताएं लोग देख ना रहे हो, लेकिन कविता लिखता है जरूर। बल्कि मैंने एक बार सोचा भी था कि तमाम लोगों की अगर डायरियों को हम लोग देखें तो बहुत बड़ी बड़ी कविताएं हमें मिल सकती हैं। यह एक शोध का विषय है। आम आदमी की डायरी, जैसे मैंने अपनी डायरी लिखी, फिर एक समय के बाद दूसरी तरफ मुड़ गया, तो वो कविताएं डायरी में रही। तो मैं इसको अच्छा मानता हूँ, समाज के लिए अच्छा मानता हूँ, भाषा के लिए अच्छा मानता हूँ कि लोग कविता लिख रहे हैं, यानी कि अपनी भाषा से अपना संबंध बना के अपनी एक पहचान, हम सब लोग, हम तमाम लोग भाषा, अपनी पहचान के संकट से गुजरते रहे हैं, और वो संकट अभी भी है। एक आम आदमी भी आइडेंटिटी के संकट से गुजरता है। उसको अपनी पहचान चाहिए, उसको एप्रिसिएशन चाहिए। एक मजदूर भी अगर कोई काम करता है तो उसको एप्रिसिएशन चाहिए कि उसने अच्छा काम किया। तो वो एप्रिसिएशन क्या है? वो आइडेंटिटी है। तो लोग कविताएं लिख रहे हैं तो मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि वह एक रचनात्मकता है, और अच्छी कविता, बुरी कविता, खराब कविता, हमारे लिए तो ये मोटो ही है, अच्छी कविता से अच्छा कुछ। तो जो लोग हैं वो अच्छी कविता निकाल लेंगे, लेकिन जो ये लिखा जा रहा है उसको मैं डिस्करेज नहीं करना चाहूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि आप बुरी कविता लिखते हैं, आप मत लिखिए, क्योंकि एक समय के बाद आप भी कवि हैं, मैं भी कवि हूं, हमें लगने लगता है कि हम अच्छी कविता लिख रहे हैं या बुरी कविता लिख रहे हैं। ये हमारी समझ जब बढ़ती है तो हम पहचान लेते हैं कि जो हम लिख रहे हैं उसका कोई सामाजिक मूल्य है। तो जो लोग लिख रहे हैं और धीरे धीरे समझेंगे कि जो लिख रहे हैं उसका कोई सामाजिक मूल्य नहीं है, तो वो धीरे धीरे लिखना छोड़ देंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि अधिकांश लोग
सिर्फ लिखते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। तो पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनको अपनी परंपरा से संपर्क नहीं होगा, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि आगे कैसे बढ़े। ये ऐसा मैं सोचता हूँ। जी अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि पढ़ने से, किताबों को पढ़ने से, या जिस विधा में आप लिख रहे हैं उस विधा के साहित्यकारों को पढ़ने से आपको परंपरा का, और बल्कि परंपरा क्या मैं कहूँ, भाषा, शिल्प, बहुत सारी चीजों का आपको पता चलता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपनी बातचीत में बताया कि रघुवीर सहाय और मंगलेश डबराल, इनका आपके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा है। जी। आप और जैसे आपने बताया कि बचपन में ही आपने वो ब्लैक की कविता पढ़ी थी, तो आपको उसके भी काफी प्रभावित किया। जी। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि हिंदी साहित्य में या विदेशी साहित्य में, और विदेशी साहित्य में किन किन कवियों ने आपको प्रभावित किया? जब मैं स्कूल में था, डीएवी स्कूल में, तो उन दिनों हर स्कूल में रामचरितमानस का पाठ करने की वो गोष्ठियां होती थी। तो वहाँ हम लोग रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते थे, और नियम बनाया था कि एक दिन एक आदमी, एक छात्र उन चौपाइयों के बारे में बात करेगा, विश्लेषण करेगा। तो तुलसीदास के पास जो भाषा थी, वो भाषा आकर्षित करती थी, लेकिन वो भाषा तो हम लिख नहीं सकते थे। लेकिन उनका कथ्य, थोड़ा सा कथ्य हमें अपनी ओर आकर्षित करता था। उसके बाद हम कबीर के पास चले गए। कबीर को पाठ्य पुस्तकों में कुछ कविताएं होती थी, वो हमने पढ़ा। फिर और बड़े हुए तो कबीर हमें सबसे अधिक प्रभावित करते रहे। कबीर के बाद हम आए मुक्तिबोध पर। मुक्तिबोध ने बहुतों को प्रभावित किया है। मुक्तिबोध की कविताएं हमें अच्छी लगती थी। आगे की सारी कविताएं अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ कविताएं हमें अच्छी लगती थी। फिर बीच में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गए, श्रीकांत वर्मा हो गए। लेकिन रघुवीर सहाय के पास जब हम आए तो हम उनसे बहुत प्रभावित हुए, उनकी कविता से और उनके व्यक्तित्व से। उसके बाद मंगलेश डबराल आए। मंगलेश डबराल बड़े कवि थे। मैं रघुवीर सहाय के बाद उन्हीं का नाम लेना चाहूंगा। और सब ये लोग समकालीन हो गए एक दूसरे से। हम लोग जो यूरोपीय साहित्य है, अब एक एक नाम क्या लेना है, जो वर्ल्ड वॉर II, द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान जितने जर्मन कवि हुए या उधर छोटे छोटे देशों के कवि हुए, जिन्होंने यातनाएं सही, नाजी यातनाएं सही,
जिनको लिखने की आजादी नहीं थी, जिनकी कविताएं उनके कब्र से निकाली गई, वो कविताएं हमें बहुत प्रभावित करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, मन को अच्छी लगती हैं। फिर लैटिन अमेरिकी कविताओं, कवियों की कविताएं अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से कविताएं बनी, पढ़ी हमने और पढ़ते जा रहे हैं, अब भी पढ़ रहे हैं। लुई ग्लुक अमेरिकी कवियत्री हैं जिनको इस साल नोबेल प्राइज मिला। तो ये इस तरह के तमाम कवियों का पाठन हम लोगों ने किया। विष्णु खरे कई कवियों का अनुवाद किया, मंगलेश डबराल ने भी अनुवाद किया। तो इस तरह से ये चीजें हमें अच्छी लगती रही और हमारे लिए उपयोगी भी रही। और उन कविताओं में, उन कविताओं की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, वो कहीं से भी बनावटी नहीं लगती है। वो कविताएं लगती हैं कि ये दर्द सहा हुआ है कवि ने, उस यातना को झेला है कवि ने और उसी यातना को कविता में रख दिया है। मंगलेश डबराल की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि किसी को दुख में देखकर क्या करते हैं, झुका लेनी होती है अपनी नजर। तो ये कवि की असहायता भी है कि वो कुछ नहीं कर सकता, नजरें झुका लेगा। तो नजरें झुका लेगा तो यह भी एक मानवीयता है। नजरें झुका लेता, नजरअंदाज नहीं करता है। एक बड़ा कवि नजरअंदाज नहीं करता है, अपनी असहायता तो प्रकट कर देगा लेकिन वो नजरअंदाज नहीं। तो इस तरह ये जितने कवि हुए उनमें एक विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है। पाब्लो नेरूदा एक जगह कहते हैं कि जब उनकी सरकार उनको खदेड़ने लगी, उनके पीछे पड़ गई, तो वो भागने लगे। भागते भागते एक कोयले के खदान में पहुंच गए। वहां मजदूरों के बीच वो अपनी कविता सुनाने लगे। कविताएं सुनाते सुनाते उनको एहसास हुआ कि जो कविता वो लिखते हैं वो तो मजदूरों, खदान मजदूरों के लिए कोई मतलब नहीं रखती। तो पाब्लो नेरूदा लिखते हैं कि मेरी कविता वहां बदल गई। ऐसा ही कुछ अनुभव हमें भी हुआ। मेधा पाटकर जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठी थी, नर्मदा आंदोलन। तो एक दिन ये तय हुआ कि हम लोग मेधा पाटकर के उस आमरण अनशन स्थल पर चलेंगे और कविताएं पढ़ेंगे। तो साहब ऐसा हुआ कि हम जब गए तो वहां देखा कि ये तो जो उनके लोग थे जो नर्मदा घाटी से उठ के वहां आंदोलन में आके बैठे थे, जो जिनकी शिक्षा भी नहीं हुई होगी, जो हिंदी समझते भी नहीं होंगे, तो हमें लगा कि अब हम क्या करें, हमारी कविता वहां विफल होने लगी। सब लोग थे, मंगलेश डबराल थे, मैं था और कई लोग थे। और वह हमें लगा कि नहीं, ये तो हम कविता हम जो कर रहे हैं वो तो इस तरह का नहीं है। अगर कबीर और तुलसीदास
को वहां पढ़ा जाता तो वो ज्यादा संप्रेषित होता। तो उसी तरह का अनुभव हमें हुआ जैसे पाब्लो नेरूदा को हुआ था। लेकिन हमने कविताएं सुनाई, लेकिन एक बदलाव आया हमारे भीतर कि जो हम लिख रहे हैं वो यूनिवर्सल नहीं है। तो कविताएं बहुत बदल गई, मेरी कविताएं बदली उसके बाद, ताकि जो कविता यूनिवर्सल होती है वो हर काल, हर भूगोल, हर तरह के लोगों के बीच उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है, उसकी विश्वसनीयता बनती है। और जब कविता की विश्वसनीयता बनती है तो उससे मनुष्य को एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक मजबूती मिलती है। तो हम लोगों ने खुद दूसरों की कविताओं से एक इंस्पिरेशन पाया है, तो हमारी कविताओं में भी वो क्रेडिबिलिटी, वो विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए, जो जहां भी जाए वहां उसको लोग सुने। जी नहीं, ये आपने बात बहुत अच्छी कही, और मैं तो बार बार इस बात को कई बार उठाता भी रहा हूं अपने मित्रों के बीच में जी कि हम जो लिखते हैं और जो ये कहते हैं कि हम सरोकार के लिए लिखते हैं, प्रतिबद्ध हैं, हम किनके लिए लिखते हैं, किसानों के लिए लिखते हैं, हाँ, मजदूरों के लिए लिखते हैं जी। लेकिन वो सारी रचनाएं हम पढ़ते हैं साहित्यकारों के बीच में। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम उन रचनाओं को लेकर के गांव की चौपाल में, जैसे नुक्कड़ नाटक लेकर के जब जाते थे हम लोग जी, तो हम देखते थे कि हमारा जो हम वहां से सीखते थे, हमारा हम संप्रेषणीय हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जी। और फिर उसी तरह से कविताएं का, जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं मित्र हम लोगों के, आप जानते ही होंगे, आपके भी मित्र ही होंगे, गोरख पांडे को मैं ले गया, तो मैं गांव की सीमाओं में जब गया तो उन्होंने वहां पर अपनी जो एकेडमिक कविताएं नहीं पढ़ी, उन्होंने वहां पर अपनी जो कविताएं पढ़ी, जो भोजपुरी में उन्होंने गीत लिखे थे, जो भोजपुरी जो कविताएं लिखी जी, और वो बहुत बहुत लोगों द्वारा पसंद किया गया जी। तो कवि को और लेखक को बीच बीच में ये अपनी परीक्षा देनी चाहिए कि वो जिसके लिए लिख रहा है वो उस तक संप्रेषणीय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए तो उसे उन लोगों के बीच में अपनी रचना का पाठ जरूर करना चाहिए। रघुवीर सहाय कहते थे कि मैं टिकट पर कविताएं सुनाऊंगा, यानी कि आप मेरा कविता पाठ रखें लेकिन उस पर टिकट लगाएं और लोग टिकट खरीद के कविता सुनने आए। यह प्रयोग तो हम नहीं कर पाए, लेकिन आपकी बात हमारी बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कविता के कैरियर्स हैं, वो कविता के कैरियर्स धीरे धीरे कमजोर हो गए। कविता के कैरियर्स अब उतने नहीं हैं। समय बदला, सिस्टम बदला, लेकिन कविता हाशिए पर ही रह गई। माने समकालीन कवियों में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक जबरदस्त फीलिंग है कि हमारी कविता के थोड़े ही पाठक होते हैं। 10-20 लोग हो आ गए, उसी में हम प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कविताएं सुनाते हैं। और वो 10-20 भी कौन है? जो लिखने पढ़ने वाले हैं, जो खुद कविताएं लिख रहे हैं।
ये जो सीमा बंध गई है वो टूट नहीं रही है, उसको तोड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं। न प्रकाशक कर रहा है, न लेखक कर रहा है, और सरकारी मशीनरी भी नहीं कर रही है। सरकारी मशीनरी आज तो नहीं ही करेगी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकारें थी या मिली जुली सरकारें थी, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। आज की सरकार तो कविता विरोधी है, वो तो कविता को लेके कुछ नहीं करेगी। दृश्य माध्यम आए, अब आप देख लें कि दृश्य माध्यम में कविता के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। कुछ समाचार चैनल्स हैं जो शौकिया और होली दिवाली पर वो हुड़दंगई वाली कविताएं वो पेश करते हैं। तो जो दृश्य माध्यम है, जो इतना स्ट्रॉन्ग सशक्त माध्यम है, वो आपको उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आपको ब्रांड कर दिया गया कि आप सीरियस कविता लिखते हैं तो सीरियस लोगों को ही सुनाइए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि अचानक 90 के बाद सारे पत्र पत्रिकाओं के कलेवर बदल गए। वहां मार्केटिंग के लोग तय करने लगे कि क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा। तो अब अखबारों में, पत्रिकाओं में, मैं लघु पत्रिकाओं की बात नहीं कर रहा हूं, पत्रिकाओं में कोई जगह नहीं है। तो एक ये कैरियर भी रह गया। तीसरा देखिएगा कि सबसे बड़ा कंज्यूमर का हमारी कविता का कंज्यूमर स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स भी जो छात्र हैं विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, तो आपके विश्वविद्यालयों में, हमारे विश्वविद्यालयों में सिलेबस अपडेटिंग की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि समकालीनता से उसका संबंध बनता नहीं है। तो वो कविता वहां से भी टूट गई। चौथी बात है कि कॉलेजेस में हिंदी डिपार्टमेंट है, तो पूरा कॉलेज मैनेजमेंट यही समझता है कि ये कविता जो है वो हिंदी वालों का है। एक लिखावट में हम लोग कैंपस में कविता करते हैं, यानी कि कैंपस में जाते हैं और छात्रों के लिए कविता पढ़ते हैं। उसको आप नुक्कड़ टाइप भी समझ सकते हैं, लेकिन वो नुक्कड़ नहीं है, क्योंकि हम कॉलेज से पूछ के उनके साथ मिल के प्रोग्राम बनाते हैं, फिर हम लोग जाते हैं। वहां मैंने देखा कि सिर्फ हिंदी डिपार्टमेंट के छात्र आते हैं। मैंने उनके प्रबंधन से कहा कि भाई कविता तो कला है, उसको सिर्फ हिंदी का मानना ठीक नहीं है, आप इसे कॉलेज का प्रोग्राम मानिए और सारे फैकल्टीज के लोगों को, सारे डिसिप्लिन के लोगों को आप बुलाइए, छात्रों को बुलाइए। लेकिन वो नहीं बुलाते, वो हिंदी विभाग ही करता है और हिंदी के लोग ही वहां रहते हैं। आपकी एकेडमीज हैं, एकेडमीज में भी कोई दृष्टि नहीं है, चाहे दिल्ली की साहित्य एकेडमी हो या राज्यों की एकेडमियां हो, किसी के पास कोई दृष्टि नहीं है। वहां दृष्टि वाले लोग जाते ही नहीं। वो 10 आदमी आ गए और कविता पढ़ के जाते। तो और लेखक आप तो जानते हैं, आप तो खुद हिंदी के लेखक हैं, लेखक को कोई पैसा देता नहीं है।
लेखक अगर नौकरी न करे तो उसका काम लिखने से नहीं चलता है। अधिकांश लोग नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करता था। तो अब आपके कैरियर्स इतने सीमित हो गए, तो कविता जन जन तक कैसे पहुंचे? लेखक संगठन है, लेखक संगठनों का भी काम बहुत संतोषजनक नहीं है। वहां भी गुटबाजियां हैं और उनके पास भी साधन नहीं है। शायद वो साधन जुटाते नहीं है, पार्टी लाइन पर चलते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा, वो रघुवीर सहाय को मानते ही नहीं है। तो अब इस तरह की स्थितियों में आप कविता को कविता के भाग्य पर ही छोड़ सकते हैं। कोई पढ़ ले तो ठीक है, कोई किसी की कविता नहीं पढ़ी जाए तो ठीक है। हाँ, ये मैंने देखा है कि जब किसी को कोई पुरस्कार मिलता है तो उसकी किताबें बिकने लगती हैं। तो इसको मैं बहुत वाजिब बात नहीं मानता। तो इस तरह से जितने, अच्छा अब लघु पत्रिकाओं का देखें, साहित्यिक पत्रिकाओं को, वो लोग साहित्य छापते हैं, कविताएं छापते हैं, लेकिन मुझे उनसे भी शिकायत है। शिकायत ये है कि वो अपने भूगोल के भीतर अपना पाठक नहीं तलाशते। एक गोरखपुर से देवरिया से एक पतहर नाम की पत्रिका निकलती है जी। तो अपने कार्यक्रम में मैंने पतहर के संपादक को बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि वो देवरिया में ही 500 प्रतियां अपनी पत्रिका की बेच देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए। मैंने उनको कहा लेकिन मैं आऊंगा और आपके पाठकों से पूछूंगा, टेस्ट चेक करूंगा। तो जो लघु पत्रिकाएं हैं वो अपने भूगोल के भीतर गंभीरता से काम नहीं करती हैं। अगर अपने भूगोल के भीतर अपने पाठकों को बनाएं, अपने पाठक बनाएं, तो उससे उनको कई फायदे होंगे। एक, पत्रिकाएं बेचेंगे तो कुछ पैसा आएगा, लोग पढ़ेंगे तो जो लेखक उसमें छपे हैं उनकी रचनाएं उन तक जाएंगी, उनकी प्रतिक्रियाएं आएंगी। तो ये लगभग एक विशियस सर्कल बन गया है। तो इस सर्कल को तोड़ने का काम ये ऑनलाइन आने से थोड़ा बहुत शायद हो। जैसे मैं लिखावट का कार्यक्रम करता हूं तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि भाई अब घरों में सबके पास मोबाइल है, तो आप अपने परिवार के सदस्यों को, अपने परिजनों को, संबंधियों को, सबको इसको फॉरवर्ड करिए और उनसे कहिए कि सुनो। मतलब मोबाइल एक ऐसी देन है समय का जो बहुत विस्तार से लोगों के पास विस्तृत है, सबके पास है, बहुतों के पास है। अमीर गरीब का कोई उसमें बात नहीं आती है। तो ये मैं लिखता हूं कि आप सबको फॉरवर्ड, लेकिन कोई करता नहीं है। बस आपस में ही हम लोग एक्सचेंज करते रहते हैं। उनकी कविता मैंने पढ़ ली, अपनी कविता उनको सुना दी। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है
कि एक हमने सीमा बना ली है और हम उस सीमा को तोड़ने की कोई सार्थक कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो सीमा टूटे, अब दिल्ली से बाहर जाएंगे तो कौन रघुवीर साय को जानता है, कौन मंगेश अग्रवाल को जानता है, कौन मिथिलेश श्रीवास्तव को जानता है, कौन अरविंद कुमार को जानता है। कोई सर्वे तो कभी हुआ नहीं। साहित्य अकादमी तो इस तरह का काम करती ही नहीं है। वो तो खाना पूर्ति करते हैं लोग। अनुदान से पैसा आता है और उस पैसे को खर्च करना है। जातीय आधार पर वहां लोगों को बुलाते हैं। तो ऐसी अकादमियां जो सरकार का बोझ ढो रही हैं, ऐसी अकादमियां जो जातिवाद में फंसी हुई हैं, ऐसी अकादमियां जो फिजूल खर्चियों में भरोसा करती हैं, जो भ्रष्टाचार में भरोसा करती हैं, वो कैरियर का निर्माण कैसे कर सकती हैं? माने आप समझिए कि ऐसे समय में, जिस समय में हम लोग हैं, जहां विज्ञान ने, तकनीकी ने, प्रौद्योगिकी ने इतनी उन्नति की है, तो साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी है, उसको तो एक पूरा साहित्यिक चैनल खड़ा कर देना चाहिए था जिस पर साहित्य ही चलता रहे। जैसे खबरों के चैनल हो गए हैं, 24 घंटे खबरें चल रही हैं, तो उस तरह का एक चैनल साहित्य के लिए होना चाहिए। तो साहित्य अकादमी वो करती नहीं है, और अच्छा है अब ना करें, क्योंकि वो अब करेंगे तो वहां तो हमको आपको बुलाया नहीं जाएगा। तो जब सरकारें बदलेंगी, जब अच्छे लोग आएंगे सरकार में, तो उनसे हम लोग भी जाके बात करेंगे कि भाई एक चैनल का चला दो ताकि सबकी चीजें जाए। अब लोक जो गीत हैं, लोक कविता है, लोक कथाएं हैं, वो एक भूगोल के भीतर, स्थानीयता है उनमें, एक भूगोल के भीतर वो सब चीजें बनी, और बनते ही वो अपने भूगोल में प्रचारित हो जाती है। वो तो अद्भुत है, अद्भुत समय रहा होगा। अब तो वो भूगोल भी टूट रहा है। लोग तथा कथित शहरों में जा रहे हैं और फंस जा रहे हैं। जो हमने कोरोना में देखा, लोग कैसे शहर छोड़ के पैदल मरते जीते घर की ओर भाग रहे थे। तो ये है, एक सीमा है, और इस सीमा को हमें एक्नॉलेज करना है, स्वीकार करना है, क्योंकि ये स्वीकार नहीं करेंगे तो हम, इसलिए हमने एक 2-3 प्रोग्राम बनाया। मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताता हूँ। एक तो हमने कैंपस में कविता किया कि हम कॉलेज में ही जाएंगे, हम क्यों किसी हॉल में बैठ के और श्रोता का इंतजार करेंगे, जहां श्रोता है वहीं जाते हैं। तो हम गए, हमने कम से कम दिल्ली में 70-75 कॉलेजेस में ये प्रोग्राम किया, और हिंदी के जितने लोग हैं, कवि हैं, सब लोग उसमें बैचेज में आए। एक हमने प्रोग्राम शुरू किया, अब नहीं कर रहे हैं, घर घर कविता। हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप अपने घर में कविता पाठ रखिए। तो वो भी हमने करीब 50-60 प्रोग्राम ऐसे किए, और उसमें तो ऐसा हुआ कि औरतों ने आके कहा, जो हाउस वाइफ्स हम कहते हैं, उन्होंने आके कहा कि आप ये प्रोग्राम लगातार हमारे यहाँ कीजिए, इससे हमारी मोनोटोनी आज टूट गई है। हम एक ही तरह का जीवन जीते हुए, एक ही तरह का काम करते हुए हम अब तक जीते आ रहे हैं वर्षों से। आज हमने उसमें एक
ऋषिकेश सुलभ कहानीकार हैं बिहार के, उनका कहानी पाठ रखा था। तो उनकी कहानियों को सुन के औरतों ने ये मुझे कहा कि आप ऐसे प्रोग्राम बराबर यहाँ रखें। मोहल्ला भर से वो सारे लोग वहाँ, और स्त्रियां ज्यादा थी, वो आ गई। तो हमें आप जो कह रहे हैं उससे तो हम अलग बात कह ही नहीं सकते हैं। वो तो है, वही सीमा है, और उसी सीमा के भीतर हम लोग ये कविता कहानी लेके घूम रहे हैं और एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। अच्छा मिथिलेश जी, बातें तो हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कर ली हैं। अब आपकी 2-3 कविताएं आपका सुनना चाहेंगे, आपकी 2-3 कविताएं, क्योंकि हम लोगों बातों में काफी समय निकल गया, पता भी नहीं चला। जी जी हाँ, 2-3 कविताएं आप अपना सुना दीजिए। मैं आपके लिए अपनी कुछ नई कविताएं लेके आया हूँ। जी जी, जो मेरे आने वाले संग्रह में ये कविताएं होंगी। अच्छा। एक कविता है जहां मैंने प्रार्थना लिखी। उस रात से यह रात अधिक अंधेरी है ईश्वर, दरवाजे खिड़कियां रोशनदान, यहाँ तक कि छज्जों और छतों के छिद्रों, यहाँ तक कि मेरी कल्पना की सरहदें भी बंद कर दिए गए हैं जहां से रोशनी आ सकती थी। वाह। आसमान साफ है लेकिन चांद सितारे छुपा दिए गए हैं कहीं किसी गुप्त खोह में। ईश्वर मैं कहता हूं उस रात से यह रात अधिक अंधेरी है, यह विकास का नया समय है। एक आदमी जिसके हाथ से खून की बूंदें टपक रही हैं, मेरे भाग्य का विधाता बन बैठा है। वह सपने का जाल फेंकता है और मैं शेरों की तरह फंस जाता हूं। मुझे मेरी इस लालच से बचाना ईश्वर, ईश्वर उसे भी बचाना, ईश्वर उसे भी उसके इस भ्रम से बचाना कि वह अपनी चौड़ी छाती और अनथक भाषणों से सब कुछ संभाल लेगा। ईश्वर उसे समझाना कि एक धर्म के लोगों से एक लोकतांत्रिक देश नहीं बनता है। वाह। ईश्वर उसे बुद्धिमान बनाना ताकि वह समझ सके कि वह जो कहता है वह झूठ है। वह कहता है इस देश में आंदोलन नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि आंदोलन नहीं है। वह कहता है कि इस देश में विरोध नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि विरोध नहीं है। वह कहता है कि यह देश हिंदुओं का है, तो हम कैसे मान लें यह देश हिंदुओं का है। वह कहता है इस देश के सारे मुसलमान हिंदू हैं, तो हम कैसे मान लें कि यही सच है। मुसलमानों के अस्थि पंजरों की निचली परतों में हिंदू होने का कोई निशान नहीं है। यह कैसी अंधेरी रात है। वह बार बार पूछता है गांधी को किसने मारा। मैं क्या कहूं, किसने मारा? गोली तो गोडसे ने चलाई थी। ईश्वर एक भयानक बात बताने जा रहा हूं, मुझे भी और उसे भी माफ करना। वह कहता है उसकी बात हम मान लें, वरना मुख्य दरवाजे की कुंडी लगाकर खिड़की से आग के गोले
हमारे घरों के अंदर फिकवा देगा। हमारी चीखें ईश्वर तुम तक भी नहीं पहुंचेंगी। उस रात से यह रात अधिक अंधेरी है, तो हम क्या करें ईश्वर? जलती हुई मशालें लेकर सड़क पर उतर जाएं, तख्तियों पर लिख दें, यह देश न मुसलमानों का है न हिंदुओं का है, यह देश गरीबों, मजदूरों, मजबूरों, अपाहिजों और बेसहारों का है। ईश्वर नाराज तो नहीं होंगे? कहीं ऐसा हम लिख देते हैं? गरीबों, मजदूरों, मजबूरों, अपाहिजों और बेसहारों से तुम्हें चढ़ावे तो मिलते नहीं। मैं पढ़ता जाता हूं, जब समय हो जाए तो आप मुझे बताएंगे। हाँ, शोषण है। उसे एक ईमानदार आदमी की तलाश है, जो काबिल भी हो और कम पैसे में काम कर सके। मैंने कहा, मैं ईमानदार हूं, काबिल हूं, लेकिन कम पैसे में काम नहीं कर सकता। उसने कहा, आपकी मर्जी। सोच में पड़ गया, ईमानदार, काबिल और कम पैसे में ईश्वर के अलावा और कौन हो सकता? अब एक आखिरी कविता सुना। अच्छा, आखिरी कविता। ठीक। उपस्थिति। मैंने उस दिन उसे मार डाला। मैंने उस दिन उसे मार डाला, फर्श और उंगली के बीच मसलकर। वह कमजोर नहीं रहा होगा, उसके रगों से गर्म और लाल रक्त बहा, लेकिन मैं उसे मार सकता था, मार दिया। फर्श पर ऐसे गश्त लगा रहा था जैसे फर्श उसका देश है, उसकी दुनिया। कुछ एक उत्तकों से बना उसका शरीर गति फुर्ती का मिसाल था। वह कहीं भी पहुंच सकता था, बहुत देर तक मेरी पहुंच के बाहर। उसकी वजह से मुझे कोई खतरा भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वह मेरे भोजन में घुस जाता, मेरे निम्न मध्य वर्गीय स्वाद में घीन भर देता। आत्मरक्षा में मैंने उसकी हत्या कर दी। कैसी आत्मरक्षा है? अपने से कमजोर को देखते हैं और मार डालते हैं। मार डालते हैं इसलिए कि उसकी उपस्थिति हमारे स्वाद में घीन भर देती है। मार डालते हैं इसलिए कि उसकी उपस्थिति हमारी त्वचा में लाल फफोले उगा देती है। मार डालते हैं इसलिए कि उसकी उपस्थिति हमारे हक में एक और हकदार पैदा कर देती है। मार डालते हैं इसलिए कि उसकी उपस्थिति हमारी आत्मा में एक ऐसी ग्लानि भर देती है जो हमें कहीं इत्मीनान से बैठने नहीं देती। वाह वाह, धन्यवाद अरविंद जी। नहीं, आपसे बहुत अच्छी बात हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बातें बहुत अच्छी आपने बताई और काफी कुछ हम लोगों को सीखने को मिला और हमारे मित्रों को भी सीखने को मिला होगा। अब आपसे हम विदा लेंगे और जी, आपका फिर से एक बार मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे कभी। हाँ, जल्दी मिलेंगे। और
मुझे मालूम है आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं और हमारी ही तरह आप संघर्ष से जूझते रहे हैं। तो मैंने कौशल जी को कहा कि हम लोग अरविंद कुमार जी की कविताएं किसी दिन सुने। तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं।